जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो जैसे कि हम लोगों ने दूसरा मॉडल सेट में से ऑब्जेक्टिव को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। पहले वाले मॉडल सेट का भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया और सब्जेक्टिव भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज के इस वीडियो भी हमारा इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में भी हम लोग सब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे मॉडल सेट 2 का। और आप लोगों को मैं बता दूं, इस वीडियोज़ में भी मैं आप लोगों को आंसर को 2 भाग में बांटूंगा। पहला भाग आपका समझने के लिए होगा और दूसरा भाग एग्ज़ाम में लिखने के लिए होगा। अगर आपका ब्रेन तेज है, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आप सिर्फ इतना समझ करके भी जाओगे तो आपका एग्ज़ाम में आंसर आप लिख पाओगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा कमज़ोर हैं तो फिर आपको एग्ज़ाम में लिखने वाला पैटर्न को भी आपको फॉलो करना होगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का वीडियोस आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा कि दो दो आंसर आपको दिखाया जाएगा कि हाँ एक बार समझ लो, एक बार पेपर में लिख लो कैसे लिखना है। इस तरह का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर ढूंढने से नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आएँ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। साथ ही साथ आप हमारे दिए गए नंबर पे एक मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सब्जेक्टिव नंबर्स जो हैं आपके लगभग 50 नंबर के क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो है आप लोगों का सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल 3, 4, 5, 6 आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7, 8 यही सब सवाल मैं वहाँ पे करवाऊँगा जो कि लगातार होंगे। ठीक है, मैं बार बार मेन क्वेश्चन पे नहीं आऊँगा। मैंने अलग से क्वेश्चन को टाइप करके रखा है और आंसर भी टाइप करके रखा है। तो आप पहले यहाँ से आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो ताकि आपको कन्फर्म हो जाए कि मैं रियल क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, अपने मन से इधर उधर का क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। टोटल 8 क्वेश्चन पहले भाग में है। दूसरे भाग में 9 से लेकर के 14 नंबर तक के क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सभी का आंसर हम लोग देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आइए शुरू करते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे पहला सवाल लिख दिया है कि घटिया या निम्न कोटि की वस्तु को परिभाषित करना है। आंसर देखने का तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको समझाऊंगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि समझिए इसको, तो इसको आपको समझना है। उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम में लिखने वाला उत्तर आपको दिखाऊंगा, एग्ज़ाम में लिखने योग्य उत्तर कि एग्ज़ाम में आप लोगों को कैसे लिखना है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। ऐसा नहीं कि आप इसको भी उतारना शुरू कर दोगे, अभी तो उतारने का समय ही नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल था हमारा, घटिया या निम्न कोटि की वस्तु को परिभाषित करने के लिए बोला गया था। समझिएगा अच्छे से। ठीक है, निम्न कोटि की वस्तु वो वस्तु होती है जिसमें लोग मजबूरी में खरीदते हैं, है ना। निम्न कोटि की वस्तु वो वस्तु होती है जिसे लोग क्या करते हैं, मजबूरी में खरीदते हैं। जब किसी व्यक्ति की आय कम होती है, यानी उसकी इनकम कम होती है, तो वो सस्ती वस्तुएं खरीदता है। लेकिन जैसे ही आय बढ़ती है वो अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं की ओर चला जाता है। इसलिए ऐसी वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर घट जाती है। उदाहरण के लिए मोटा अनाज, लोकल ब्रांड के कपड़े आदि। बात समझ में आई? बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया, आप इसको समझ लो। अगर मैं पूरा डिटेल में समझाने लगूंगा ना, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपके पास समय भी नहीं है उतना। ठीक है, आप एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे, तो एग्ज़ाम में लिखना है इस तरह से। निम्न कोटि की वस्तु वह वस्तु है जिसकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर घट जाती है और आय कम होने पर बढ़ जाती है। ये वस्तुएं सामान्यतः सस्ती और कम गुणवत्ता वाली होती है। उदाहरण जैसे मोटा अनाज, है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, कह रहा था पूर्ण प्रतियोगिता में AR वक्र एक्स अक्ष के समानांतर क्यों होता है। आइए समझते हैं। देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत अधिक खरीदार विक्रेता होते हैं, इसलिए कोई भी विक्रेता अपने मन से कीमत नहीं बढ़ा सकता। बाजार में एक ही कीमत चलती है और हर कोई उसी कीमत पर बिकती है। चूँकि हर अतिरिक्त इकाई बेचने पर समान आय मिलती है, इसलिए औसत आय स्थिर रहता है। यानी कि AR जो होता है वो फिक्स्ड रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर आय का ग्राफ सीधा रेखा बनाता है जो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। कितनी आसान, कितना सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है। आप वीडियो रोक कर खुद से पढ़ो, खुद से पढ़ो, समझ में आएगा आपको। ठीक है, किसी टीचर की, किसी आदमी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़ो इसको। ठीक है बाबू। आइए एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे वो देख लो। एग्ज़ाम में लिखना है आपको कि पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म मूल्य स्वीकारक होती है और वस्तु की कीमत समान रहती है। इसलिए प्रत्येक इकाई से मिलने वाली औसत आय AR समान होती है, जिसके कारण AR वक्र एक्स अक्ष के समानांतर सीधी रेखा में होता है। ठीक है, ये एग्ज़ाम में लिखने वाला आंसर था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते, इसमें कहा गया कि अल्पाधिकार फर्म किन 3 तरीकों से व्यवहार करती है। समझेंगे पहले इसको। ठीक है, देखिए अल्पाधिकार बाजार में कुछ ही बड़े फर्म होती है, इसलिए हर फर्म का निर्णय दूसरी फर्मों को प्रभावित करती है।
फर्में तीन तरह से व्यवहार कर सकती है। पहला, आपस में मिलकर कीमत तय करना। दूसरा, बिना मिलकर भी एक दूसरे की रणनीति को देखकर निर्णय ले लेना। और तीसरा, कड़ी प्रतिस्पर्धा करना, जैसे कि कीमत कम करना या फिर विज्ञापन बढ़ाना। बात समझ में आया? ये सब कंपटीशन नहीं बोलते हैं, दो दुकानदारों के बीच कंपटीशन चल रहा है, वही वाला हाल है यहाँ पे। ठीक है, आइए अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे। देखिए, अल्पाधिकार फर्म तीन प्रकार से व्यवहार कर सकती है। साठगांठ, पहला साठगांठ, आपस में मिलकर कीमत और उत्पादन तय करना। मूल्य नेतृत्व, एक बड़ी फर्म कीमत तय करती है और बाकी उसका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं। कोई बड़ी कंपनी है, वो अपने बता दिया कि इतना रुपया लगेगा, बाकी छोटी छोटी कंपनी जो उसको फॉलो करती है। और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार, फर्में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है, यानी कि कंपटीशन करती है। ठीक है, कोई अपना प्रचार करवा रहा है, कोई अपना ये करवा रहा है, वो करवा रहा है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। कहा गया था सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट करें। पहले समझना है, उसके बाद फिर आंसर देखेंगे। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के छोटे भागों का अध्ययन करता है। ठीक है, जैसे कि एक उपभोक्ता, एक फर्म, एक बाजार। जबकि व्यापक अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जैसे राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, महंगाई आदि। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे। देखिए, एग्जाम में लिखना है आपको कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयां जैसे उपभोक्ता, फर्म और उद्योग का अध्ययन करता है, जबकि व्यापक अर्थशास्त्र पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है, जिसमें राष्ट्रीय आय, रोजगार, महंगाई आदि क्या होती है, शामिल होती है। ठीक है मेरे भाई, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में। कह रहा है सीमांत लागत औसत लागत को परिभाषित करें। पहले समझेंगे, फिर एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो आपको बताएंगे। जब एक अतिरिक्त वस्तु बनाने में, कोई भी एक्स्ट्रा अतिरिक्त वस्तु आप बना रहे हैं, जो अतिरिक्त खर्च आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। बात समझ में आई? जब एक अतिरिक्त वस्तु को बनाने में, कोई एक्स्ट्रा वस्तु बनाने में कोई एक्स्ट्रा खर्च भी आएगा, जो अतिरिक्त खर्च आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। जबकि कुल लागत को कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देने पर जो लागत मिलती है वो औसत लागत होती है। ठीक है, तो ये इसका हो गया बेसिक। आइए एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखिए। सीमांत लागत यानी MC एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने पर कुल लागत में होने वाली वृद्धि को सीमांत लागत कहते हैं। ठीक है, और औसत लागत क्या होता है, कुल लागत को कुल उत्पादित इकाइयों से भाग देने पर जो प्राप्त लागत को औसत लागत कहते हैं। उत्पादित इकाइयाँ क्या, जितना आप प्रोडक्ट बनाए हैं और जितना आपका टोटल लागत लगा, उसको जब डिवाइड दोगे तब औसत लागत आपका निकल कर आएगा, यानी कि एवरेज। बात समझ में आया? क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 में। कह रहा है वैधानिक तरलता अनुपात SLR क्या होता है। पहले इसको समझेंगे, फिर एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे। SLR वह न्यूनतम धनराशि है जिसे हर बैंक को अपने पास नगद, सोना, सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य बैंकों को सुरक्षित रखना और अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह को नियंत्रित करना होता है। एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखिए। वैधानिक तरलता अनुपात SLR वह न्यूनतम प्रतिशत है जिसे वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का नगद, सोना या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होता है। बात समझ में आई? आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 में। कह रहा है उपयोगिता फलन किन चरों के बीच संबंध व्यक्त करता है। पहले समझेंगे इसको। देखिए, उपयोगिता फलन यह बताता है कि उपभोक्ता को किसी वस्तु की कितनी मात्रा से कितनी संतुष्टि मिलती है, यानी वह वस्तु की मात्रा और उससे मिलने वाली संतुष्टि के बीच संबंध दिखाता है। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे देखिए। उपयोगिता फलन वस्तु की उपभोग की गई मात्रा और उससे प्राप्त संतुष्टि के बीच संबंध को व्यक्त करता है। बस इतना ही लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। कह रहा है व्यापार शेष और चालू खाता शेष में अंतर बताना है आपको। ठीक है, पहले समझेंगे, फिर आंसर जो देखेंगे एग्जाम वाला वो बाद में देखेंगे। कह रहे हैं कि व्यापार शेष केवल वस्तुओं के निर्यात और आयात का अंतर होता है। केवल वस्तु, ठीक है ध्यान रखिएगा, व्यापार शेष जो होता है केवल वस्तुओं के निर्यात और आयात का अंतर होता है। जबकि चालू खाता शेष में वस्तुओं के साथ सेवाएं, आय और विदेशी हस्तांतरण भी शामिल होते हैं, इसलिए चालू खाता ज़्यादा व्यापक होता है। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखिए। व्यापार शेष किसी देश के वस्तुओं के निर्यात और आयात के अंतर को दर्शाता है, जबकि चालू खाता शेष वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं, आय, एक तरफा हस्तांतरण भी शामिल होते हैं, इसलिए ये अधिक व्यापक होता है। ठीक है, इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। इसका आंसर लगभग 200 शब्दों में देना था आपको।
संतुलन को परिभाषित करें। बाजार किस स्थिति में संतुलन होता है? पहले समझेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। देखिए, संतुलन का अर्थ क्या होता है? स्थिर स्थिति। ठीक है, संतुलन मतलब स्थिर स्थिति। बाजार में संतुलन तब होता है जब मांग और आपूर्ति बराबर हो जाती है। जितना डिमांड हुआ उतना आपने उसको सामान उपलब्ध कराया, तो बाजार में स्थिति क्या है? संतुलन है। यदि मांग ज़्यादा होगी तो कीमत बढ़ जाएगी, और यदि आपूर्ति ज़्यादा होगी तो कीमत घटेगी, यानी ढेर माल आ जाएगा तो कीमत उसका घट जाएगा। धीरे धीरे कीमत ऐसी हो जाती है जहां दोनों बराबर हो जाते हैं, यही संतुलन है। इस कीमत को संतुलन कीमत और मात्रा को संतुलन मात्रा कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम में कैसे लिखना है वो देख लो। एग्ज़ाम में लिखना है आपको, संतुलन वह स्थिति है जिसमें किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान हो जाती है और कीमत स्थिर रहती है। बाजार संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां मांग वक्र और आपूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। इस बिंदु पर ना तो वस्तु की कमी होती है और ना ही अधिशेष। ठीक है, यदि कीमत संतुलन से अधिक होती है तो आपूर्ति बढ़ जाती है और मांग घट जाती है, जिससे अधिशेष पैदा होता है और कीमत नीचे आती है। इसके विपरीत यदि कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है और आपूर्ति घटती है, जिससे कीमत ऊपर जाती है। इस प्रकार बाजार की शक्तियाँ कीमत को संतुलन बिंदु तक ले आती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। देखिए, कह रहा है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करें। घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की व्याख्या करना है, तो पहले समझेंगे क्या कह रहा है ये नियम कहता है कि जब कोई व्यक्ति लगातार एक वस्तु का अधिक उपभोग करता है तो हर अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि कम हो जाती है। जैसे पहला रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट लगता है लेकिन पांचवा उतना आनंद नहीं देता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है। एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे? देखिए, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहता है कि अन्य स्थितियां समान रहने पर जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग बढ़ता है, प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता क्या होती है? घट जाती है। ठीक है, इस नियम का मुख्य कारण है मानव इच्छाओं की सीमितता और वस्तु का लगातार उपभोग। यह नियम उपभोक्ता के व्यवहार को समझाने में महत्वपूर्ण है और मांग के नियम का आधार भी है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी को आपको परिभाषित करना था। यह सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी से कैसे संबंधित है ये भी आपको बताना था। तो पहले हम लोग समझेंगे। देखिए, जीडीपी जो होती है वो किसी देश की सीमाओं के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जबकि जीएनपी जीडीपी के साथ विदेशों से प्राप्त आय को जोड़कर और विदेशों को दी गई आय घटाकर गणना की जाती है। बात समझ में आया? तो ये तो हो गया इसका। एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखिए। एग्जाम में लिखना है आपको कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एक वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। ठीक है, जीडीपी और जीएनपी का संबंध इस प्रकार होता है कि जीएनपी बराबर होता है आपका क्या होता है? जीडीपी प्लस विदेशों से शुद्ध कारक आय, या विदेशों से अधिक आय है तो जीएनपी जीडीपी से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संतुलन कीमत क्या है? रेखा चित्र से आपको उसको समझाना था। देखिए, संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर मांग और आपूर्ति क्या होती है? बराबर होती है। यही बाजार की सही कीमत मानी जाती है। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो देखिए। एग्जाम में लिखना है कि संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान हो जाती है। यह मांग और आपूर्ति वक्र के प्रतिच्छेदन बिंदु पर निर्धारित होती है। इस कीमत पर बाजार में ना कमी होती है और ना अधिशेष, इसलिए कीमत क्या होता है? स्थिर रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। कहा गया है कि बाजार को परिभाषित करें। विभिन्न बाजारों को परिभाषित करने के 4 तत्वों को आपको लिखना है। पहले समझेंगे, उसके बाद एग्जाम वाले आंसर को देखेंगे। देखिए, बाजार वो स्थान व व्यवस्था है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं। बाजार को 4 आधारों पर समझा जा सकता है: क्षेत्र, समय, प्रतियोगिता और वस्तु की प्रकृति। ठीक है, एग्जाम में कैसे लिखेंगे वो समझिए। बाजार वो व्यवस्था है जहां खरीदार और विक्रेता वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं और कीमत निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये बाजार होता है। बाजार को परिभाषित करने के 4 तत्व हैं। सबसे पहला क्षेत्र, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय बाजार। ठीक है, इतने तरह का होते हैं। दूसरा समय, बहु अल्पकाल, थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए या फिर दीर्घकाल के लिए बाजार लगते हैं। ठीक है, तीसरा होगा प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार वाले, या फिर वस्तु की प्रकृति यानी कि समरूप और भिन्न वस्तुओं वाले। ठीक है, इतने तरह के बाजार में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो दिए गए नंबर पर मैसेज करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।